किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चुनावी आदर्श आचार संहिता की। सबसे पहले जानेंगे कि ये कब लगने वाली है और बाकी जानेंगे क्या जब ये लग जाती है उसके बाद क्या आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं, क्या नई विज्ञप्ति नई भर्ती जारी होती है, और इसके बारे में जानेंगे कि ये कब लगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ वो भी जानेंगे दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि 5 राज्यों में, ठीक है, 5 स्टेट में अभी चुनाव होने हैं। 5 स्टेट्स में चुनाव होने हैं ये 2022 में। तो इसके लिए अभी आचार संहिता लग सकती है और बहुत जल्दी लग सकती है। और जो इसकी तारीखें हैं दोस्तों वो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि कब तक लग सकती है। तो ये जनवरी, ठीक है, जनवरी के पहले सप्ताह में, जनवरी के फर्स्ट वीक में ये कभी भी लग सकती है, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो ये 5 और 6 तारीख जो जनवरी की हैं, इस बीच में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आचार संहिता लगने के। तो इस बीच में आचार संहिता लग सकती है और जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पर जो आपका डर निकल के आता है, क्योंकि ये जो आचार संहिता लग रही है आपके बहुत सारे रिजल्ट आने हैं और बहुत सारी आपको लगता है जो भर्तियाँ आनी हैं क्या वो भर्तियाँ आएंगी और नई भर्तियां क्या यहाँ पर जारी होंगी या नहीं होंगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि ये क्या है आचार संहिता। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए आचार संहिता है क्या, ठीक है। आचार संहिता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं। चुनावी आचार संहिता, तो ये क्या है, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी, ठीक है, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। ये जो निर्वाचन आयोग है उसका मैनुअल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव को एक उत्सव जैसा माना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ ऐसे निर्वाचन आयोग ने एक रूल्स ऐसे बनाए हैं और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कब बनाए गए। तो ये केवल ऐसे रूल्स हैं जिसमें जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए ये रूल्स बनाए गए हैं, और बाकी जो सरकारी कामकाज है वो कैसा होगा उसके लिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये बताता है कि चुनाव की तारीख का जो ऐलान होता है, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही ये लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। अब ये कभी 45 दिन का भी होता है और ये आगे बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। जिस तरह का चुनाव होगा, जैसे यूपी चुनाव है, बहुत लंबा चुनाव है, कम से कम 5 या 7 चरणों में ये चुनाव होगा, तो ये आगे भी बढ़ सकता है। तो ये शुरू हो जाती है जहां से इसका घोषणा हो गई वहां से आचार संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक ये जारी रहती है, ये समझ लीजिए। आगे को देखें तो दरअसल ये वो दिशा निर्देश हैं जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इनका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ सुथरा बनाना है और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल होता है, जिससे कि कोई भी जो अभी सत्तारूढ़ दल हैं वो इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। चुनाव से पहले कुछ ऐसी जो लाभकारी योजनाएं हैं वो ना जारी कर दें जिससे कि उनको अलग से फ़ायदा मिल जाए। तो उसके लिए ये रूल्स कुछ बनाए गए हैं दोस्तों। अब सबसे पहले जानते हैं कि जो आचार संहिता जो आपके एग्ज़ाम में आती है ना, सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले जो आचार संहिता है वो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। तो इसकी जो शुरुआत है देखो 1960 में, ठीक है। 1960 में क्या हुआ था कि 1960 में केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे। ये केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे। वहाँ पर कुछ जो आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। तो वहाँ पर जो चुनाव आयोग था और बाकी वहाँ के जो राजनीतिक दल भी थे उन्होंने एक समन्वय बना के कुछ एक रूल बनाए, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा करप्शन होता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी जिससे चुनाव प्रभावित होते थे। तो 1960 में जब केरल में चुनाव हुए तो वहाँ पर एक कुछ रूल्स बनाए गए और कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि चुनाव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ से इसका जो है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, यहाँ से ये शुरुआत होती है। तो यहाँ से केवल ये शुरुआत हुई, यहाँ से बस एक आइडिया मिला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक रूल्स बने और ये क्या हुआ कि ये बहुत कामयाब हो गया, सभी को ये पसंद आया। तो उसके बाद देखिए 1962 में, 1962 के लोकसभा
आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें, और कमोवेश ऐसा हुआ कि इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन कमोवेश होता रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आए, ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो ये आचार संहिता है इसका जो उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ, तो इसका उद्भव हुआ था केरल से। ठीक है दोस्तों, केरल से इसका उद्भव हुआ था। और कब हुआ था? 1960 में। 1960 में पहली बार इसका उद्भव हुआ था केरल से। उसके बाद हम देखें तो 1962 के जो लोकसभा आम चुनाव थे ना, तो वहाँ से क्या हुआ, 1962 के जो लोकसभा के आम चुनाव थे वहाँ पहली बार इसका यूज़ हुआ। और 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करें, और कमोवेश ऐसा हुआ भी। तो 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी इसका इस्तेमाल होने लगा और ये रूल्स लागू हो गए। लेकिन ये अभी भी दोस्तों संविधान में इनको स्थान नहीं है, लेकिन ये निर्वाचन आयोग और राजनीतिक पार्टियों के समन्वय से ये लगते हैं और ये जारी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधे सीधे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये जो आचार संहिता है इसमें क्या भर्तियाँ निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। तो जो भर्ती होती है ना दोस्तों, भर्तियाँ, इसमें भर्ती आपकी नई भर्ती अगर कोई है तो नई भर्ती नहीं निकलेगी। नई भर्ती बिल्कुल नहीं निकल सकती है, इसमें नई भर्ती नहीं निकाली जाती है। अगर एक बार आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद नई भर्ती जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नई भर्ती जारी नहीं की जा सकती है। तो आप ये सोच लो, अभी करीबन 7-8 दिन या 8-10 दिन बचे हैं। इस बीच में अगर अभी जो आपकी भर्तियाँ आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने की, अगर वो आ जाती हैं तो इसी समय सकती हैं। फिर जब आचार संहिता लग जाएगी फिर आने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि उस दौरान ऐसी कोई भी लाभकारी योजनाएं नहीं जारी की जा सकती हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि क्या एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, क्या एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं आचार संहिता में। तो ये बिल्कुल कराए जा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, आचार संहिता में भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये हमारे आयोग पर निर्भर करता है। आयोग को क्या होगा दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग है उससे अनुमति लेनी होगी। हमारा जो भी आयोग है उसे निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी, और अगर अनुमति मिल जाती है आयोग से और वो इन्हें ये बताता है कि ये जो पुरानी प्रोसेस चल रही है, जो पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है उसके संबंधित ये परीक्षा प्रक्रिया है, और अगर वो निर्वाचन आयोग से ये अनुमति ले लेता है कि ये जो पुरानी प्रक्रिया हमारी चली आ रही है उसी के ये एग्ज़ाम होना है, तो वो बिल्कुल इसमें अनुमति दे सकता है। तो अभी जो हमारे जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो एग्ज़ाम बिल्कुल हो सकते हैं। बस ये आयोग पे निर्भर रहता है कि वो क्या अपने इतने सोर्स जुटा सकता है चुनाव के समय में कि वो एग्ज़ाम करा पाए। और अगर वो ये करने की कोशिश करता है और निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लेता है तो बिल्कुल चुनाव के समय भी एग्ज़ाम करा सकता है दोस्तों। तो एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसकी कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल फाइनल रखिए, मेहनत करिए, एग्ज़ाम बिल्कुल भी हो सकते हैं। अब हमारी अगली बात आती है दोस्तों, जो सबसे मेन बात है, क्योंकि एग्ज़ाम आपने बहुत सारे दे दिए हैं कि जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका क्या रिज़ल्ट जारी होगा, क्या रिज़ल्ट जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ दोस्तों कि जो रिज़ल्ट है वो भी जारी हो सकता है। ठीक है, रिज़ल्ट बिल्कुल जारी हो सकता है, लेकिन जो हमारा आयोग है उसे निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी, और उसे अनुमति लेनी होगी और निर्वाचन आयोग को बिल्कुल संतुष्ट करना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है, ये जो प्रक्रिया है, ये पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है और इसका रिजल्ट हम जारी करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये निर्वाचन आयोग पर है कि वो इसकी अनुमति देता है या नहीं। ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से निर्वाचन आयोग जो हमारा है उसका मुद्दा है, और उनके ये अधिकार क्षेत्र में है कि वो इसकी अनुमति देते हैं या नहीं कि रिजल्ट जारी हो। वो देखेंगे कि क्या ये सही है रिजल्ट जारी करना अभी या चुनाव के बाद। तो लेकिन अगर आयोग हमारा निर्वाचन आयोग से अनुमति लेता है तो रिजल्ट जारी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले भी ये हुए हैं दोस्तों, तो रिजल्ट जारी हो सकता है, ये आप सोच के चलो। लेकिन हमारे आयोग को इसमें बहुत एक्टिव भूमिका निभानी होगी और छात्रों के हित में भूमिका निभानी होगी। अगर वो ऐसा करता है तो रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
और अब यहाँ पे दोस्तों अंतिम बात आती है कि अगर रिजल्ट जारी कर दिया, मान लीजिए रिजल्ट भी जारी हो गया, तो अब क्या नियुक्ति, जो नियुक्ति होती है ना, क्या नियुक्ति भी इसमें मिल सकती है? नियुक्ति इसमें क्या मिल सकती है चुनाव के दौरान? तो मैं आपको बताऊं, नियुक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है, नियुक्ति नहीं दी जा सकती है चुनाव में। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति नहीं दी जा सकती है चुनाव आचार संहिता के दौरान, कोई भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। कोई भी जो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र रुक जाते हैं दोस्तों, किसी का प्रमोशन होता है, प्रमोशन रुक जाते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ें चुनाव आचार संहिता में नहीं होती हैं। लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये आपको सोच के रखना है दोस्तों। और मैंने आपको बाकी बताया जो इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि ये कब से लागू हुई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका आचार संहिता लगने वाली है वो जनवरी के पहले सप्ताह में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें भी 5-6 जनवरी को सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आचार संहिता लगने के, बहुत जल्दी ये लग सकती है। ओके दोस्तों, जो भी चैनल पर नए होंगे, पहली बार होंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।